जी। और जैसे अगर कोई लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है, और हमें उसको फ्लैटन आउट करना है, फिर क्या चीज़ करना है? एक लिस्ट है, उसको फ्लैटन करना है तो एक दूसरी लिस्ट बनाएंगे पहले, और पहले वाली लिस्ट के अंदर से जो वैल्यूज हैं उनको फैच करके दूसरे वाले अपेंड करते चले जाएंगे। कोड इंडेक्स जैसे ऐसे समझो, ये आपका कोई ए नाम की लिस्ट है। इसके अंदर मान लो 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके है अपन। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये फ्लैटन हो जाए, मतलब जितनी नेस्टेड लिस्ट हैं सब इकट्ठी होकर एक ही के अंदर हमारा आ जाए, एक ही लिस्ट में आ जाए। ठीक है। तो मैंने बी नाम की एक खाली लिस्ट बनाई, लूप चलाया फॉर आई इन ए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आई के अंदर पहले कौन आएगा, ये। अब हम श्योर हैं कि इस ए के अंदर हर वैल्यू जो आई में आएगी वो एक लिस्ट ही आएगी। तो मैंने क्या करा, फॉर जे इन आई, क्योंकि आई भी अपने आप में एक लिस्ट होगी। अब जे के अंदर जो जो वैल्यू होंगी, जब आई में ये वाली लिस्ट आएगी तो जे में पहले 10 आएगा फिर 20 आएगा। आई में जब ये वाली लिस्ट आएगी तो जे में पहले 30 आएगा फिर 40 फिर 50। इन शॉर्ट, इस ए लिस्ट की कोई भी लिस्ट अंदर वाले लूप में जब आएगी तो एक एक वैल्यू जे में आती जाएगी इसकी। अब जो एक एक वैल्यू जे में आती जा रही है, बी डॉट अपेंड। और अगर लिस्ट के अलावा भी कोई सिंगल वैल्यू, तो अगर यहाँ पर कोई मान लो सिंगल वैल्यू आ गई, मान लो इंटीजर टाइप की 80, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। जब ith वैल्यू में 80 आएगा, है ना, तो अब ये ट्रेवल नहीं होता है, फॉर लूप इस पे नहीं चल सकता, यहाँ एरर आ जाएगी। तो इस कोड को लिखने से पहले यहाँ इफ लगाना पड़ेगा। इफ आई में जो वैल्यू आई है इज इक्वल टू लिस्ट, और आई में जो वैल्यू आई है इज इक्वल टू जो जो आप चाहते हैं जो इटरेबल है उन सब के लिख दो, तो ही लूप चलेगा। अदरवाइज कोई और है तो कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी तो लूप चलेगा ही नहीं। ऐसे करके टाइप चेकिंग करने का आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। पाइथन में अगर आप किसी भी वेरिएबल में आई वैल्यू का टाइप चेक करना चाहते हैं तो इफ एल्स लगा के ऐसे कर सकते हैं। x इक्वल टू 10, चेक करो इफ x में आई वैल्यू इंटीजर है। अब इंटीजर को आप ऐसे भी लिख सकते हो और स्ट्रिंग में भी लिख सकते हो, दोनों तरह से लिख सकते हो। ठीक है। अगर x की वैल्यू इंटीजर है तो ये चलेगा, एल्स ये चलेगा। अगर मैं यहाँ पर 10.5 कर दूं तो अब x इंटीजर टाइप का नहीं है, यहाँ पर टाइप और लगाना पड़ेगा, टाइप ऑफ x। क्योंकि किसी वैल्यू का टाइप निकालेंगे टाइप फंक्शन यूज होता है, तो टाइप ऑफ x कंपेयर करो उससे जो आप चाहते हो, अगर है एक्शन लो आगे, नहीं है तो दूसरा एक्शन लो। तो इस तरह का कोड आपको पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा हो पाएगा। और कोई क्वेश्चन? डिक्शनरी में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर, वैल्यू से की कैसे निकालो।
आपको जो पढ़ाया गया है वो ये कि की से वैल्यू कैसे निकालोगे। ए, इसकी वैल्यू मान लो एप्पल, और भी हो सकती है। तो डिक्शनरी के अंदर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाओ और यहाँ पे की पास करते हो, और इसको जब प्रिंट कराओगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपकी। अब मैं आपसे कहूं कि नहीं, मैं आपको वैल्यू बताऊंगा, ये वैल्यू है, मुझे इसकी की ला कर दो, कि क्या की है। कैसे करेंगे इस काम को? ये अक्सर इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाता है कि की से वैल्यू लाना तो आसान है, वैल्यू से की कैसे लाई जाएगी? क्योंकि ऐसा करने के लिए ये भी एक तरीके से फिक्स है कि कोई डायरेक्ट तरीका नहीं, लॉजिक लगाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ऑपरेटर छोड़ दिया या कोई मेथड छोड़ दिया, है ही नहीं। अगर कोई छोड़ दिया है तो वो ये वाला नहीं है, कोई और ही होगा। तो वैल्यू से की निकालने का क्या तरीका है? तो आप पहले पहले कीज दे दें सारी, फिर उनका आप चेक कर लेंगे वैल्यू इक्वल है कि नहीं उसमें। तो वैल्यू तो दो भी हो सकती है ना। वैल्यू, वैल्यू कहीं भी हो सकती है। करके दिखाओ, जो जो आप सोच रहे हो काफी कुछ ठीक है, लगाओ दिमाग। वैल्यू चाहिए तो दिक्कत नहीं। नहीं, फिर एक काम करते हैं ना, अपना सिनेरियो चेंज कर देते हैं कि अगर मान लीजिए दो वैल्यू हैं, उनकी की अलग अलग है, होंगी अलग अलग, तो वो सब एक लिस्ट में रख के वापस कर दो भाई। एक की पर जो वैल्यू है वो तो एक ही हो सकती है, लेकिन एक वैल्यू कई जगह हो सकती है और उसकी कई की हो सकती हैं। अगर ऐसा है तो रिजल्ट में वो सारी कीज एक लिस्ट बना के दे। और अभी ये भी हो सकता है कि वो वैल्यू है ही नहीं, तो मना कर दो कि वैल्यू नॉट फाउंड। लगाओ दिमाग, 5 मिनट पहले इस पे लगाओ, फिर आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। वैल्यू से की लेकर आनी है, जो आपने सोचा वो सही है कि वैल्यू कई बार हो सकती है, वैल्यू नहीं भी हो सकती है, सब कुछ सही है। बाकी जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि ऐसा करके ये करके वो करेंगे, तो काफी कुछ ठीक था वो। लोग 5 मिनट लो। तो मान लो कोई भी डिक्शनरी आपने बना ली यहाँ पर, सिंपल की उसकी मान लो मैंने ए कर दी, वैल्यू 10 कर दी, एक की बी कर दी, वैल्यू 20 कर दी, फिर सी कर दी, वैल्यू फिर से 10 कर दी। ऐसा करके ले लेते हैं। अब जिस वैल्यू की निकालना चाहते हो उसको चाहो तो रन टाइम पे ले लो, और चाहो तो एक वेरिएबल में अपना डिफाइन कर दो कि मुझे 10, जो 10 वैल्यू है उसकी की निकालनी। तो अब की नाम से एक लिस्ट बना लो पहले, लूप चलाओ डी पर, फॉर के कॉमा वी इन डी डॉट आइटम्स। तो पहले के में पहले वाले आइटम की आ गई, और बी में पहले वाले आइटम की वैल्यू आ गई। चेक करो, इफ बी में जो वैल्यू आई है ये वही है जो मैं ढूंढ रहा हूं, अगर ये वही है तो इसकी जो की है जो के में पड़ी होगी उसको की नाम की लिस्ट में अपेंड कर दो। और जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो जो की है प्रिंट कर दो। तो 10 वैल्यू की दो की हैं। अब अगर मुझे कोई कहते हैं 12 वैल्यू की कितने की है, कोई नहीं है, तो आगे इफ एल्स लगा के अपना लिख सकते हो जो भी लिख रहे हो।
अब 10 जनवरी को मैंने ये लॉजिक लिखा कि भाई वैल्यू दो की ले जाओ। अब मान लो 20 जनवरी को मुझे फिर से कोई डिक्शनरी किसी और प्रोग्राम में जरूरत पड़ गई कि यार फिर से वैल्यू से की निकालनी है, 6 लाइन का लॉजिक फिर लिखोगे वहां पर, या ढूंढोगे 10 तारीख को कौन से प्रोग्राम में कहाँ लिखा था, कंट्रोल C कंट्रोल V करके लेके जाओगे वहां पर। अब मान लो ये पाइथन में है ही नहीं इसका कोई प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट, अगर आप अपने आगे प्रोजेक्ट में इसका यूज कर रहे हो, कई प्रोजेक्ट में यूज करोगे, तो बार बार तो शायद आप नहीं लिखना चाहोगे, तो फिर भी 6-7 लाइन का लॉजिक है। कई कई बार तो ऐसा होता है कि हमने कोई ऐसा काम करा है जिसमें 100-100 लाइन लिखनी पड़ गई हमारे लिए, तब जाके एक काम पूरा हुआ, और ऐसा करने के लाइब्रेरी में कुछ था ही नहीं। और वो काम जो मैंने आज करा है मुझे आगे भी अपने कई प्रोजेक्ट में फिर जरूरत पड़ेगी। तो सर इस समस्या का समाधान क्या है? कोई तो समाधान होगा इस समस्या का। समस्या क्या है? एक बार मैंने कोई लॉजिक लिख दिया, अब मैं चाहता हूं कभी फ्यूचर में किसी भी प्रोग्राम में अगर मुझे वही लॉजिक दोबारा चाहिए तो मुझे लिखना ना पड़े, एक बार जो लिख दिया था बस वही दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा हमारा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इस प्रॉब्लम को नहीं, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है कि एक बार मैंने लॉजिक लिख दिया, अब मान लो मुझसे कोई कह दे कि सर एक डिक्शनरी और है, जरा इसमें भी ढूंढ के दिखा दो, इसमें कुछ और है। अब हमने कहा यार अभी तो चलो प्रोग्राम सेम है, कॉपी पेस्ट कर लेंगे लॉजिक को यहां से उठा के यहाँ, लेकिन समस्या आएगी जब 10 दिन बाद प्रोग्राम कोई और होगा, तब कहां से ढूंढेंगे कॉपी करने के लिए? तब तो लिखना ही पड़ जाएगा। और अभी दिमाग में लॉजिक फिट भी है, पता चला 10 दिन बाद कहीं और उलझ गए और लॉजिक दिमाग में आ ही नहीं रहा है 10 दिन बाद। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कहां से कॉपी करूं, कहां से कॉपी करूं। इन सारी समस्याओं का समाधान हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। और इसका नाम है फंक्शन। सर इसमें कौन सी नई चीज पढ़ा रहे हो? तो पढ़े ही रहे हैं पहली क्लास से। हमने कहा चलो ये भी समझ लेते हैं, पहली क्लास से पढ़े ही रहे हैं, बात तो सही है। तो पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं। फंक्शन वर्ड को आपने अपनी लाइफ में, अपने स्टडी में कहाँ सुना होगा कभी? मैथ्स में शायद सुना होगा, रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में सुना होगा। चलो बाकियों का एक मैं रिकैप करा देता हूँ जिनका कनेक्शन नहीं बना। मान लीजिए मैंने लिखा Z = 2x + y²। तो सर ये तो एक इक्वेशन है, हमने कहा चलो हिंदी में कह लो समीकरण, इक्वेशन कह लो। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में आपको 3 बातें ढूंढनी है। पहली बात इनपुट, दूसरी बात लॉजिक, तीसरी बात आउटपुट। बताओ इस इक्वेशन में इनपुट कौन है? एक्स एंड वाई, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, एक्स बदलेगा बदलेगा तो वाई बदलेगा, स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। भाई जो चीज आप जानते हो वो आपने लिख दी। अगर आप एक्स को जानते तो एक्स ही क्यों लिखते, सीधा उसकी वैल्यू लिखते। फिर आप एक्स नहीं जानते हो ना, तो एक्स फिर कुछ भी मान लो, 1 2 3 4 -1 कुछ भी हो सकता है, ऐसी बाई कुछ ही मान लो। अब इस इनपुट पर, इस इक्वेशन में अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू डालूं तो जेड मिलेगा मुझे। आउटपुट कौन है? जेड। लॉजिक क्या है? लॉजिक है
2 टाइम्स ऑफ x, सम करना है स्क्वायर ऑफ y। लॉजिक हो गया समझने के लिए। अब अगर मैं आपसे कहूं x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, बताओ z की वैल्यू क्या होगी? 3। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, z कितना होगा? 5। और भी निकाल ही लेंगे सर, इतनी थोड़ी बहुत गणित तो आती है इतनी। अब इन सारे सिनेरियो में मुझे ये बताओ, कोई ऐसी चीज है जिसको आप यहां पर भी, यहां पर भी, आगे भी रीयूज कर रहे होंगे? मतलब इन तीनों बताओ, इन तीनों में कोई शब्द? लॉजिक। हर बार इनपुट अलग है, आउटपुट अलग है, इनपुट अलग है, आउटपुट अलग है, लेकिन उस इनपुट पर जो लॉजिक लग रहा है हर बार वो सेम है, मतलब वो रीयूज हो रहा है हर बार। लॉजिक हर बार हमारा रीयूज हो रहा है, इनपुट बदलो, लॉजिक अपना काम करेगा और आपको आउटपुट दे देगा। अब अगर मैं आपको इस बात को शॉर्ट में दिखाना चाहूं, इतना एक्सप्लोर करके नहीं बता रहा कि लॉजिक क्या है और कौन क्या है, कहाँ प्लस हो रहा है क्या माइनस। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि जो जेड आपका टारगेट है इसकी डिपेंडेंसी किस पर है, जेड किन किन बातों पर डिपेंड करता है, क्या बदलने पर जेड बदलेगा? एक्स एंड वाई। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। मुझे इसमें ये नहीं पता चला कि वो फंक्शन एक्स और वाई का जो है वो कैसा है, वो उसमें प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, गुणा हो रही है, वो नहीं पता, लेकिन डिपेंडेंसी पता चल गई कि जेड डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई। दैट्स व्हाई हम क्या कह सकते हैं इसको मैथमेटिकली, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, कह सकते हैं इस तरह से आसानी से। तो अब यहां से कॉन्सेप्ट निकला फंक्शन का, जहां पर आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि भाई ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और लॉजिक जो भी है वो तो रीयूज होना ही होना है। ठीक है, यहां से ही प्रोग्रामिंग के अंदर कॉन्सेप्ट जोड़ा गया जिसका नाम है फंक्शन। हमारा फंक्शन भी इनपुट, आउटपुट और लॉजिक 3 फैक्टर पे काम करता है, जिसमें लॉजिक हर बार रीयूज होगा, इनपुट बदलो, आउटपुट लॉजिक से ऑब्वियसली बदलेगा, जैसा इनपुट लॉजिक वही चलेगा, आउटपुट आपका बदल कर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए कि भाई इन सबको शब्दों में मुझे लिखना है, तो फंक्शन कैसे लिखेंगे शब्दों में? तो पाइथन के अंदर कहा गया कि अगर आपने कोई भी कोड ऐसा लिखा है जो आपको लगता है कि उस कोड में जो लॉजिक है उसको दोबारा इस्तेमाल करना पड़ सकता है, बस इनपुट बदलो, लॉजिक वही, और आउटपुट अपना नया ले जाओ, तो आप ऐसे कोड को किसके अंदर लिखेंगे? फंक्शन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप टॉप लेवल प्रोग्रामिंग कर रहे हो। तो अब एक शब्द और आपकी लाइफ में जोड़ा पाइथन के साथ, टॉप लेवल कोडिंग। टॉप लेवल कोडिंग का मतलब होता है सीक्वेंसली जो स्टेटमेंट टॉप टू बॉटम आपने लिखे हैं, बिना लेफ्ट साइड कोई स्पेस छोड़े हुए, दिस इज नोन एज टॉप लेवल कोडिंग। टॉप लेवल कोडिंग में क्या होता है? जो स्टेटमेंट आ गया वो चल गया, जो बाद में आया वो बाद में चला, फिर जो आया फिर वो चल गया। अगर कोई स्टेटमेंट दोबारा चलाना है तो दोबारा लिखना पड़ेगा, और अगर मुझे लगातार चलाना है तो लूप चला लो, लेकिन लगातार नहीं चलाना है, बाद में चलाना है, तो हमने कहा फिर लिखना ही पड़ेगा, कॉपी करके पेस्ट करो, लिखना ही पड़ेगा। तो टॉप लेवल कोडिंग में रियूजेबिलिटी वाला पॉइंट नहीं होता है। रियूजेबिलिटी और रिपीटेशन में क्या फर्क है? रिपीटेशन का मतलब है लगातार बार बार, रियूजेबिलिटी का मतलब होता है बार बार, लगातार वाला पॉइंट नहीं है। जब मेरा मन करेगा तब, मेरा मन कर रहा है प्रोग्राम के बीच में तो मैं रीयूज करूंगा, मन कर रहा है प्रोग्राम के लास्ट में तो यूज करूंगा, मन कर रहा है कल करूंगा तो कल कर लूं। लूप से मैं ये थोड़ी कह सकता हूं कि लूप 3 बार चलना, एक बार आज चल जाना, एक बार कल चल जाना, एक बार परसों चल जाना, ऐसा थोड़ी ना होगा। लूप तो लगातार चलने के बाद आपका अगला स्टेटमेंट चलने देगा, जब तक वो खत्म नहीं हो लेगा आगे बढ़ने नहीं देगा आपके लिए। दैट इज नोन एज रिपीटेशन। तो function is not for repetition, function is for reusability. That means
आपने कोई भी कोड अगर फंक्शन में डाल दिया, अब आप उस कोड को प्रोग्राम में बीच में करो इस्तेमाल, लास्ट में करो, कल करो, परसों करो, 10 साल बाद करो, कभी भी करो, क्या फर्क पड़ता है? सोच कर देखो। पाइथन के अंदर लाइन फंक्शन है, लाइन फंक्शन ही तो है। लाइन फंक्शन 2000 छोड़ो, 1991 में बनाया गया था, जब पाइथन बनाई जा रही थी, और हम 2025 में यूज कर रहे हैं, 34 साल बाद यूज कर रहे हैं। बनाने वाले ने कब बनाया उसे? 1991 में। तो सर ऐसा प्रिंट फंक्शन भी 1991 के अंदर बनाया गया होगा, और हम यूज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं दुनिया में उसका यूज। तो पाइथन ने भी तो लाइब्रेरी में यही कर रखा है। कोई भी कोड जो उन्हें कभी भी यूज करवाना है, उन्होंने कैसे दिया है हमें लिखकर? फंक्शन के अंदर लिख कर दिया है। हम क्या कर रहे हैं? उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। अब अगर कोई भी कोड ऐसा है जिसका फंक्शन पाइथन ने नहीं बनाया है, और आपके पास वो कोड अवेलेबल है, आप बना लो उसका फंक्शन, और फिर अपने लिए इस्तेमाल करते रहो उसे आगे। और अगर आपको दोस्त को ज्यादा है, उसको दे दो पाइंटर में कॉपी करके, वो अपने लैपटॉप पे पेस्ट कर लेगा, वो इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से। हाँ हाँ, भाई लाइब्रेरी में भी तो बनाने वाले ने फंक्शन बनाया था। वो पाइथन की यहाँ पर एक प्लस पॉइंट जो निकल कर आता है वो ये कि पाइथन इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब हम लोग ये मानते हैं फ्री, फ्री सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का दूसरा मीनिंग भी होता है। ओपन सोर्स का दूसरा मीनिंग है कि पाइथन लैंग्वेज के जितने भी लाइब्रेरी के फंक्शन है, आप उनको देख भी सकते हो, आप उनमें चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको लगता है यार सही नहीं है, चेंज कर देते हैं, चेंज भी कर सकते हो, और अपने फंक्शन को लाइब्रेरी में ऐड भी कर सकते हो। लेकिन जो कहानी आप करोगे वो आपके लोकल कंप्यूटर की पाइथन पे होगी, आपके दोस्त के लैपटॉप में थोड़ी चेंज हो जाएगा वो। उसकी मतलब पाइथन वही चल रही है जो पाइथन उसने इंस्टॉल कर रखी है वेबसाइट से लाके। तो आप ओपन सोर्स लैंग्वेज में इस बात का फायदा बिल्कुल उठा सकते हैं कि आपको आपको इतनी समझ आ गई अगर, क्योंकि इसमें खुद की समझ इतनी होनी चाहिए कि हम लाइब्रेरी के कोड को चैलेंज कर रहे हैं कि आपका गलत है, हमने सोचा वो सही है। अभी तो उस लाइक शायद पता नहीं कब होंगे, है ना? तो अगर हम उस लाइक हो गए कभी, तो आप ओपन सोर्स लैंग्वेज में ऐसा कर सकते हैं। आप क्या करो, अपने लैपटॉप के लाइब्रेरी में जाओ, फंक्शन का कोड देखो और उसमें चेंज कर दो। अगर आप उसको पहले से बेटर बना पाए, तो आप पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन को मेल कर दो, ऑफिशियल मेल पर उनकी, और अपना कोड अटैच कर दो। वो चेक करेंगे, सही लगा तो अगले वर्जन में आपके नाम से ऐड करके दे देंगे कि भाई ये ऑथर है इस कोड के। तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस तरह से। ओपन सोर्स का ये फायदा है कि कोई भी यूज करे, उसके बाद उसे लगता है बढ़िया हो रहा है, तो जो क्रिएटर है उसको अटैच कर दे कोड, अगले वर्जन में डेफिनेटली आपका कोड चलेगा, दुनिया में आपका कोड चल रहा होगा। उसका उनका कुछ होता है, कुछ ना कुछ होगा, है ना? डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ बेनिफिट होंगे, डायरेक्ट नहीं होंगे तो इनडायरेक्ट होंगे, है ना? रिकॉग्निशन चल रहा है, आप पैसे मांग रहे हो, उनने मांगे आपसे पैसे कि पाइथन पढ़ रहे पैसे, तो हम एक फंक्शन का पैसा मांग रहे हैं उनसे, उन्होंने पता नहीं 34 साल से क्या क्या बना के दे दिया हमारे लिए। 2-4 जनरेशन निकल गई होंगी बेचारों की, है ना? चलो बहरहाल कुछ ना कुछ होगा, वो एक पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। तो टॉप लेवल कोडिंग का मतलब है कोड को वन टाइम रन करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, उसको रीयूज नहीं कर सकता। ठीक है। फंक्शन कोडिंग, फंक्शन लेवल कोडिंग का मतलब होता है कि वही कोड अगर मैं फंक्शन में डाल दूं, अब मैं उसे कई बार रीयूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से सर एक प्रोग्राम के अंदर हम कितने फंक्शन बना सकते हैं? कितने ही बना सकते। मान लो मैंने एक प्रोग्राम में इवन ऑड का कोड लिख दिया, उसी में फैक्टोरियल का लिख दिया, उसी में प्राइम नंबर का लिख दिया, अब उसी में ये लिख दिया अभी कि भाई की दो वैल्यू ले जाओ, या वैल्यू दो की ले जाओ। तो आप एक प्रोग्राम में 4 अलग अलग कोड लिख रहे हो, तो आप एक प्रोग्राम में 4 फंक्शन को बना सकते हो। तो सर कैसे पहचान करें? हर फंक्शन का नाम होता है, वो नाम ही उसकी पहचान है। लेन, प्रिंट, मिन, मैक्स, टाइप, इनपुट, ये सब फंक्शन के नाम ही तो हैं, इन्हीं से इनकी पहचान हो रही है, और क्या हो रहा है? तो आप अपना फंक्शन बनाएंगे तो आप भी क्या करेंगे? उनकी पहचान रखेंगे अपनी। अब सर एक प्रोग्राम में अगर मैंने 4 फंक्शन बनाए, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि किसकी बाउंड्री कहाँ पे है, कितना कोड किस फंक्शन के हिस्से में आएगा, कितना कोड किसके हिस्से में आएगा, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए पाइथन में एक ही तरीका चलता है,
ये तो पहली बार मैंने आपको तब पढ़ाया था जब मैं इफ एल्स पढ़ाया था। कैसे पता चला इतना हिस्सा इफ का है, इतना हिस्सा एल्स का है और बाकी हिस्सा ना इफ का है ना एल्स का है? इंडेंटेशन, इंडेंटेड ब्लॉक ही इस बात का आंसर है। जब भी आपको अपने कोड में बंटवारा करना होता है कि ये मेरा कोड है, ये इसका कोड है, अलग अलग सेगमेंट बना के लिखना है, तो उसका एक ही तरीका है, इंडेंटेड ब्लॉक। तो हर फंक्शन का नाम होगा, हर फंक्शन का एक इंडेंटेड ब्लॉक होगा। सर लूप का नाम होता है? लूप का नाम है कि नहीं? ऐसे लिखा मैंने, फॉर आई इन रेंज कुछ भी, यहाँ लिख दिया, फिर लगा दिया फॉर जे इन रेंज कुछ भी। तो कोई नाम है इन दोनों लूप का? फॉर तो कीवर्ड का नाम है, लूप का नाम क्या है? आप ऐसे कह सकते हो आई वाला लूप का जे वाला लूप, ये तो अपने लिए हो गया, ऑफिशियली कोई नाम थोड़ा ना इसका। या लाइन नंबर वाला लूप, इस लाइन का लूप, इस लाइन का लूप, पहला लूप दूसरा लूप, कोई नाम नाम वाम कुछ नहीं है। ठीक है, जिस चीज का नाम नहीं उसे पुकार सकते हो 2 दिन बाद, 2 दिन बाद उसे ही पुकारोगे जिसका कोई नाम होगा। तो नाम ही नहीं है तो इसे बुला ही नहीं सकते दोबारा कभी। एक बार सीक्वेंस में जिधर आ गया उस समय चल जाएगा, दोबारा चलने के लिए इसे पुकारना पड़ेगा। अब पुकारा जाता है उसको जिसका नाम होता है, नाम तो उसका है नहीं, है ना? तो अब फंक्शन के बारे में सारी चीजें हमारी रॉ मटेरियल तैयार है, बस इसको अब लिख लेते हैं डेफिनेशन की फॉर्म में। पहली लाइन मैंने लिखी है, इट इज ए नेम्ड ब्लॉक। आज तक आपने जितने ब्लॉक बनाए हैं उनका कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, वो जिस टॉपिक के बने हैं उन टॉपिक का नाम है इफ ब्लॉक, एल्स ब्लॉक। ब्लॉक का अपना कोई नाम नहीं है, आप उससे कोई आइडेंटिटी नहीं दे सकते। पहली बार आप एक ऐसा ब्लॉक बनाएंगे आज जिसका एक नाम होगा, उसको नाम देंगे, अगर किसी का नाम देंगे तो उसे पुकारेंगे भी फिर। ठीक है, तो इट इज अ नेम्ड ब्लॉक दैट प्रोवाइड reusability of logic anywhere in same or other program. It is a named block that provide usability of logic anywhere in same or other program. अब किसी भी फंक्शन के साथ काम करने के लिए हमें उस फंक्शन के दो हिस्से समझने होते हैं। पहले हिस्से को बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, दूसरे हिस्से को बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन डेफिनेशन वाला हिस्से में हम लॉजिक डिफाइन करने की बात करते हैं कि यह फंक्शन इस लॉजिक के लिए बनाया जा रहा है। फंक्शन कॉलिंग वाले हिस्से में उस लॉजिक को हम रन करने की बात करते हैं कि हमने जो डिफाइन किया था अब उसको हम रन करना चाहते हैं, भाई रन कर दो। तो फंक्शन डेफिनेशन वी डिफाइन लॉजिक वी रन। दोनों के सिंटैक्स होंगे जो हमें सीखने होंगे कि कैसे डिफाइन किया जाता है और कैसे उसको रन किया जाता है।
अब सिंटैक्स में कई सारी चीजें हैं, तो मैं यहाँ पर ना एक वर्ड ऐड करता हूँ, बेसिक, क्योंकि पहले सिंटैक्स में सब कुछ बताना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जो जो होता है। तो पहले सिंटैक्स में सबसे आसान जो तरीका है जिससे हम शुरू हो पाएंगे वो मैं लिख देता हूँ। उसके बाद सिंटैक्स को वेरिएंट्स की फॉर्म में पढ़ते रहेंगे बदल बदल। तो बेसिक सिंटैक्स में डेफ कीवर्ड आता है। डेफ कीवर्ड इंटरप्रेटर को सिग्नल करता है कि जो अब आगे लिखा होगा वो फंक्शन की डेफिनेशन होगी। डेफ, उसके बाद फंक्शन का नाम होगा। फंक्शन का नाम अगर काफी बड़ा है तो आपको स्नेक केस फॉलो करना है। स्नेक केस का मतलब होता है बीच बीच में अंडरस्कोर लगाना। ठीक है। फंक्शन का नाम, अगर फंक्शन का नाम 2-3 लेटर का है, मिन मैक्स लेन, तो सिंगल वर्ड में लिख दो। और फंक्शन का नाम ज्यादा वर्ड में आ रहा है तो बीच बीच में अंडरस्कोर लगाना है, स्पेस नहीं। उसके बाद फंक्शन के स्टेटमेंट में कॉलन लगाते हैं इंडेंटेड ब्लॉक बनाने के लिए, जो सिंटैक्स है वो। और जो लॉजिक लिखना है फंक्शन के अंदर वो लॉजिक यहाँ पर अपना लिख देंगे। तो ये हो गया बेसिक सिंटैक्स, जिसमें भी बहुत सारे चेंजेस आगे जाके हम करेंगे, लाइक पैरामीटर होंगे, इसमें रिटर्न स्टेटमेंट होगा, बहुत कुछ होगा। इसी तरह से बेसिक सिंटैक्स टू कॉल फंक्शन। किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें फंक्शन का नाम पता होना चाहिए और उसके आगे पैरेंथेसिस का पेयर लगा। चलो अब प्रोग्राम में आते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए प्रिंट आई। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया। अभी मैं जो फंक्शन बना रहा हूँ उसमें कोई लॉजिक मैं नहीं लिखना चाह रहा, सिंपल प्रिंट वगैरह लगा देंगे जिससे कि एक सिंटैक्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए पहले, फिर आगे के प्रोग्राम में कुछ मीनिंगफुल लॉजिक लगाकर फंक्शन बनाएंगे। तो मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम कर दिया फ्रूट्स। ये फंक्शन अपने अंदर से लॉजिक के नाम पर बस 2 फ्रूट के नाम प्रिंट कर देगा। यही लॉजिक है इसका और कुछ नहीं। फिर एक दूसरा फंक्शन बना दिया मैंने, मान लीजिए कलर्स नाम से। इसके अंदर भी कोई लॉजिक खास नहीं लिखा, ये भी 2 कलर के नाम प्रिंट कर देगा बस। और बाद में जाके मैंने बाय लगा। अब जब मैं इसको रन करने जाऊंगा तो जो मेरा इंटरप्रेटर है वो मेरे प्रोग्राम के स्टेटमेंट को कैसे चलाता है। कोई भी स्टेटमेंट जो टॉप लेवल है उसको उसी समय एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा जिस सीक्वेंस में वो आ गया, टॉप लेवल स्टेटमेंट। और कोई भी स्टेटमेंट जो फंक्शन के अंदर है वो अभी नहीं चलेगा, जिस सीक्वेंस में मिलेगा नहीं चलेगा। तो इंटरप्रेटर ने इसको चला दिया, आउटपुट में आ गया है। अब इंटरप्रेटर ने यहाँ पे क्या चेक करा उसने कि ये डेफिनेशन है। तो जब कोई डेफिनेशन इंटरप्रेटर फंक्शन की चेक करता है
तो उसके अंदर सिर्फ सिंटैक्स एरर चेक कर लेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करे। इसमें कोई आपने कॉमा लगाना भूल गए, स्ट्रिंग क्लोज करना भूल गए, या डॉट ये कॉलन लगाना भूल गए, इंडेंटेशन, तो ये गलतियां चेक कर लेगा, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन को एग्जीक्यूट अभी वो नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर रन हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ सिंटैक्स चेक होगा, रन नहीं होगा। अंदर कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। उसके बाद फिर इस वाले के पास जाएगा, फिर से डेफिनेशन है, डेफिनेशन का रूल वही है, सिंटैक्स चेक हो जाएगा बट रन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब ये टॉप लेवल स्टेटमेंट है, डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। मतलब टॉप लेवल पर डेफिनेशन है तो हमारा सिर्फ सिंटैक्स एरर चेक होगी, अंदर का कोड नहीं चलेगा। टॉप लेवल पर कोई भी स्टेटमेंट जो डेफिनेशन वाला नहीं है उसको उसी समय चला दिया जाएगा, ये उसी समय रन हो जाएगा। तो इसका आउटपुट आ गया बाय। तो सर जो हमने मेहनत करी, फंक्शन बनाया, क्या फायदा हुआ उसका? चला तो है ही नहीं। तो इंटरप्रेटर ये कह रहा है कि भाई आपने ये बनाया है रीयूजेबिलिटी के लिए, तो अब मुझे क्या पता आप इसे कितनी बार रीयूज करना चाहते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार? मुझे क्या पता कितनी बार चलाऊं मैं इसे? जब मुझे पता ही नहीं मैं इसे कितनी बार चलाऊं तो मैंने चलाया ही नहीं इसलिए। तो आप बताओगे ना मुझे कि कितनी बार फंक्शन का आप यूज करना चाहते हो। अगर आप मेरे ऊपर डिपेंड रहोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसको कितनी बार चलाना है? और अगर इसको मैं 1 बार चला दूं तो फिर फायदा क्या हुआ फंक्शन पढ़ने का? 1 बार तो वैसे ही लिख दो कोड डायरेक्ट बिना फंक्शन के, प्रिंट एप्पल प्रिंट मैंगो, वैसे ही चल जाएगा 1 बार। तो अब इसलिए इंटरप्रेटर कह रहा है मैंने नहीं चलाया। तो अब सर इसको अगर मुझे रन करना पड़ा तो कैसे रन करेंगे? हमने कहा किसी भी फंक्शन को रन करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? उसे कॉल। जब तक आप कॉल नहीं करेंगे तब तक फंक्शन रन नहीं होगा। तो मान लो मैंने बाय के बाद फंक्शन को रन कर दिया, कौन सा वाला? हमने कहा कोई सा जो डिफाइन हो चुका है उसको कॉल कर सकते। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो पहले डिफाइन किया है पहले उसे रन करना है। कॉल करने से पहले बस वो डिफाइन हो जाना चाहिए। भाई 1991 में पाइथन जब बनी, सारे फंक्शन तब थोड़ी बन गए होंगे। कुछ फंक्शन 1995 के अंदर बने होंगे, कुछ 2000 बने होंगे, 2010 में बने होंगे। अब हमें क्या पता किस ऑर्डर में कौन बने थे? हमें तो बस कॉल करने से मतलब है, हम बस ये पता है कि हम कॉल कर रहे हैं तो है वो लाइब्रेरी में। कौन पहले आया कौन बाद में आया, क्या करेंगे जान के इस बात। इसी तरह से यहाँ पर अगर हमने 2 फंक्शन डिफाइन कर दिए, अब ये दोनों कॉल होने को तैयार हैं, कौन सा कॉल करोगे पहले कौन सा बाद में करोगे वो आप देखो अपनी मर्जी से, ऐसा कोई रूल वूल नहीं है। चलो फिर कलर्स पहले कॉल कर देते हैं। तो कॉल करने के लिए क्या करना होगा? फंक्शन का नाम लिखना होगा और उसका क्या पैरेंथेसिस का पेयर। जब आपका इंटरप्रेटर किसी फंक्शन की कॉलिंग का स्टेटमेंट देखता है, फंक्शन कॉलिंग का, तब उसे क्या करता है? वो रन करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे इमेजिन करो बच्चों की तरह कि ये लाइन यहां से कट जाएगी और इसकी जगह पर इसके अंदर का जितना कोड है वो यहाँ के पेस्ट हो जाएगा। तो फिर ये दोनों लाइन चलेंगी हमारी, ठीक है। थोड़ा बड़े हो गए, टेक्निकल मैनर में क्या समझेंगे कि जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो इंटरप्रेटर उस जगह पे फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है और इसके अंदर जाके अब इसके स्टेटमेंट चलाना शुरू कर देगा। आउटपुट में ब्लैक आ गया, व्हाइट आ गया। अब जब ये फंक्शन के सारे स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो फंक्शन कंप्लीटेड माना जाएगा। अब इंटरप्रेटर वापस आएगा उस स्टेटमेंट पर जहां से गया था। तो कॉल वाला स्टेटमेंट अब जाके इंटरप्रेटर क्या मानेगा कि मैंने इसको कंप्लीट कर, अब वो आगे वाला स्टेटमेंट चलाएगा। तो ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब सर कलर्स के बाद फ्रूट्स भी चला दो, निकल लो, चला लो। आई देन बाय, फिर कलर्स फंक्शन का आउटपुट आया, उसके बाद फ्रूट्स का आउटपुट आया। और सर अगर मुझे फिर से कलर चलाना है तो
जितनी बार कलर्स फंक्शन को रन करना है उतनी बार आपको कॉल करना। तो फंक्शन की डेफिनेशन जिस टाइम इंटरप्रेटर को मिलती है उस टाइम वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। फंक्शन उतनी बार एग्जीक्यूट किया जाएगा जितनी बार आपने उसे अपने प्रोग्राम में कॉल किया है। फंक्शन जिस ऑर्डर में कॉल किया जाता है उस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है, ना कि जिस ऑर्डर में डिफाइन किया गया उस ऑर्डर में एग्जीक्यूट। तो अब बाकी चीजें मैं हटा देता हूँ, थोड़ा क्लीन कर देते हैं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं, सब समझाना था। सर एक चीज बताओ, ये सब तो हम बहुत पहले से जानते हैं। मिन फंक्शन तो ऐसे ही कॉल करते हैं, लेन फंक्शन तो ये तो हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। तो जो आज तक हमने फंक्शन कॉल करे थे और जो आज आप करा रहे हो, क्या डिफरेंस है दोनों में? है तो सेम मतलब। लॉजिकली अगर आप सोचें तो आज आप जो फंक्शन कॉल कर रहे हो वो फंक्शन आपने डिफाइन करा, और आज से पहले तक आप सिर्फ ये वाला हिस्सा करते थे, ये वाला तो आपने कभी नहीं करा। क्या आपने कभी लेन फंक्शन ऐसे डिफाइन करा, डेफ लेन? नहीं। तो लाइब्रेरी के अंदर जिस बंदे ने लेन फंक्शन बनाया होगा उसने जरूर डेफ लेन लिखा होगा। यानी कि आज तक जितने भी लाइब्रेरी के फंक्शंस हैं वो ऐसे बनाए गए होंगे। हम क्या कर रहे हैं, बस उन्हें कॉल कर रहे हैं, इस तरह से हम कॉल करते हैं। मतलब हम तो ऐसे लिख देते हैं लेन, बिहाइंड द सीन किसी ने इसको ऐसे बनाया भी होगा। ऑब्वियसली एक ढांचा है, कंप्लीट तो नहीं, कुछ लिखा होगा इसके अंदर जरूर ऐसे करके। तो फिर ये बताओ, अगर मैं दो प्रोग्रामर अलग अलग कर दूं, एक वो जो फंक्शन डिफाइन करते हैं, एक वो जो फंक्शन कॉल करते हैं, तो किसका काम आसान है? कॉल करने वाले का। लॉजिक किसको लगाना पड़ा? जिसने डिफाइन करा। तो सैलरी ज्यादा किसे मिलती होगी फिर? जो डिफाइन करने वाला है उसकी। कॉल करने वाले कौन होते हैं? फ्रेशर। डिफाइन करने वाले कौन होते हैं? एक्सपीरियंस होल्डर। तो जब आप कहीं नौकरी करने जाओगे तो आप पहले दिन फंक्शन डिफाइन शायद ना कर रहे हो, आप कॉल कर रहे होगे, और आज तक यही तो कर रहे थे, और क्या कर रहे हो? ये तो भला है हम पाइथन पढ़ रहे हैं, सी लैंग्वेज पढ़ रहे होते तो मजबूरी थी कि पहले दिन ही फंक्शन डिफाइन कर रहे होते। अब यही नहीं पता क्यों कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। ये फंक्शन ही था और क्या था? मेन तो फंक्शन ही होता है, डिफाइन करो। यानी कि सी में प्रोग्रामर को बहुत परेशान किया जाता है। पहले दिन उससे कहते हैं फंक्शन डिफाइन करो। हम आज पढ़ रहे हैं आके, जब 50% पाइथन पढ़ ली पूरी हमने, तब पढ़ रहे हैं। इससे पहले तसल्ली से, शांति से, आसानी से हमने बैरल पढ़ लिए, ऑपरेटर पढ़ लिए, डेटा टाइप पढ़ लिए। सी वाले कहते हैं नहीं, पहले फंक्शन पढ़ो, फंक्शन के अंदर पढ़ो। अब वेरिएबल, डेटा टाइप, अब मैं फंक्शन समझूं या डेटा टाइप समझूं? क्लास भी different है। जावा एक कदम और आगे, जावा कह रही है कि फंक्शन ही नहीं, फंक्शन के ऊपर ही किसी को बिठाएंगे हम। पहले उसको समझो वो कौन है, उसके अंदर फिर फंक्शन आएगा, वो उसे समझो, फिर इसके अंदर वेरिएबल पढ़ना। अब पढ़ो वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, लूप क्या होता है। तो मतलब लोग रटते ही होंगे और क्या करते होंगे। पहली क्लास में कोई क्या ही पढ़ लेगा कि क्या फंक्शन होता है और क्या क्या क्लास क्लास। अभी तो हम क्लास तक आई भी नहीं है। जिस दिन हम पाइथन की क्लास पढ़ेंगे उस दिन मान के चलो हमारा 90% पाइथन हो चुका होगा, तब जाके क्लास के दर्शन होंगे पाइथन में। मतलब पूरी पिक्चर ही उल्टी कर दी है पाइथन में। चलो अब जो भी है, चीजें काफी आसान हो गई हैं। मतलब जो लोग अपने जमाने में सी जावा पढ़ते थे वो अलग लेवल के लोग होते थे ना। आप अगर आपको जावा और सी पढ़ा दी जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए। जिनको ये लगता है ना कि पाइथन बड़ी मुश्किल है, उन्होंने कभी जावा सी नहीं देखी है। जब देख लेंगे तो उनको लगेगा अरे बहुत आसान है पाइथन, तो कुछ नहीं है। चलो
बहरहाल, तो हम आज फंक्शन को डिफाइन करना भी सीख रहे हैं और फिर उसे कॉल करना भी सीख रहे हैं। अब तक ये था हम सिर्फ कॉल करते, तो इस पॉइंट पर हम लॉजिकली फंक्शन के और दो डिवीजन कर लेते हैं, बिल्ट इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शंस, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। दोनों के केस में कॉल हमें करना पड़ेगा, जो इस्तेमाल करेगा वो कॉल करेगा। सिर्फ डिफाइन करने वाला कौन है, इस पर डिवीजन हो गया, यूजर डिफाइन या प्री डिफाइन। प्री डिफाइन और लाइब्रेरी वाले फंक्शन। तो आज तक आप लाइब्रेरी फंक्शन या प्री डिफाइन फंक्शन को कॉल करते थे, आज आप अपने खुद डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज यूजर डिफाइन, और फिर उन्हें कॉल करते हैं। तो क्यों कर रहे हो अपने? अभी तो पहली शुरुआत यही से करी थी क्लास की कि मैंने एक लॉजिक लिखवाया आपसे कि वैल्यू लो और की दे दो। अब वो एक ऐसा लॉजिक है जो मुझे हो सकता है आगे दोबारा जरूरत पड़े, तो क्या करो, आप उस लॉजिक को किस में लिख दो, एक फंक्शन में लिख दो। जब जरूरत पड़ेगी अब आप उसे कॉल कर लेना, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपना फंक्शन हम इसलिए नहीं बनाएंगे कि जो पहले से बना हुआ है उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अरे अपना कोई कस्टम लॉजिक है जो पहले से नहीं था, उसके लिए फंक्शन बना रहे हैं हम अपने, ताकि हम उसको आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो यूज करते रहे। चलो, तो अब फंक्शन को डिफाइन करना, फंक्शन को कॉल करना, ये हमें यहां पर आ गया। लेकिन इस रूल का ध्यान रखेंगे, अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? ब्लैक वाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट। इंटरप्रेटर का एक रूल और आता है, किसी भी फंक्शन की कॉलिंग इंटरप्रेटर तभी करा सकता है जब उस कॉल से पहले उसकी क्या आ गई होगी, डेफिनेशन। तो सीक्वेंस इस बात का है कि पहले डेफिनेशन आनी चाहिए, कॉल बाद में आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले कॉलिंग कर देते हैं और अब तक इसकी डेफिनेशन नहीं आई है, तो इस लाइन पर क्या आ जाएगी हमारी। और पाइथन में ऐसा हमने देखा है कि जिस लाइन पर एरर आ जाती है उसके आगे का कोड फिर नहीं चलता, भले ही वो सही क्यों ना लिखा हो, मतलब कुछ नहीं चलेगा फिर तो। कलर्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो पहले फंक्शन डेफिनेशन आई थी, उसके बाद फंक्शन की कॉलिंग आई। ठीक है, ये रूल पाइथन के अंदर है, बाकी लैंग्वेज का क्या रूल है ये हमें नहीं पता, किस लैंग्वेज का क्या रूल। ठीक है, चलो, तो पाइथन का एंट्री पॉइंट वही है जो सबसे पहला स्टेटमेंट है। सी में ऐसा नहीं होता था, सी में एंट्री पॉइंट एक अलग फंक्शन बनाया जाता था। अगर जैसे हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया और उसके फंक्शन के अंदर के जो है अब उसके अंदर अगर सिंटैक्स एरर है तो एरर आ जाएगी, कॉल ना करो तब भी आ जाएगी। अब जैसे मैंने फंक्शन कॉल ही नहीं करा, क्योंकि जब इंटरप्रेटर डेफिनेशन पढ़ता है तो कंपाइल करता है, सिंटैक्स एरर चेक करता है, रन नहीं कराता है लेकिन सिंटैक्स एरर चेक करता है। कैसे? देखो, अब मैंने स्ट्रिंग को क्लोज नहीं करा यहाँ पर, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लेटर, कोई भी एरर जो फंक्शन में तब आएगी जब वो कॉल होगा, तो उस समय नहीं पकड़ी जाएगी जिस समय फंक्शन हमारा स्कैन किया जा रहा है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, चलो, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। इसके बारे में बताओ। क्या एक प्रोग्राम में दो डेफिनेशन सेम नेम की हो सकती है, दो फंक्शन सेम नेम के डिफाइन करे जा सकते हैं? तो लॉजिकली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंक्शन रीयूजेबिलिटी के लिए बनाया गया, लेकिन जब उसके अंदर आओगे तो कहानी अलग अलग। सी की कहानी अलग है, जावा की अलग है, पाइथन की बिल्कुल अलग है। अगर हम सी और जावा को यहाँ रख दें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एरर,
सेम नेम के फंक्शन आप नहीं बना सकते। सी में तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। जावा के अंदर C++ में गुंजाइश है कि सेम नेम के बनाना, लेकिन ये रूल फॉलो करना पड़ेगा तो बना सकते। सी में तो कोई रूल की बात ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एरर, बना ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन नहीं है। पाइथन के अंदर बना सकते, कोई रूल वूल नहीं है, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई एरर नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर जब कॉल किया जाएगा तो फिर कौन सी डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी? बनाना तो सेम एज वेरिएबल x = 10, x = 20। अब अगर मैं x का यूज कहीं भी करूंगा तो लेटेस्ट डेफिनेशन आएगी। तो इसी तरह से फंक्शन के साथ भी यही है, तो सिर्फ बनाना ऑरेंज ही चलेगा, पहला वाला नहीं चलेगा। तो अब आप क्वेश्चन ये करेंगे फिर पहला वाला क्यों बनाया, हटा दो इसे, तब भी तो सेम रिजल्ट आएगा। मैंने कहा बात तो सही है, पहले वाला बना के क्या फायदा कर लिया। हमने कहा सीखा कि सेम नेम के दो फंक्शन हो सकते हैं नहीं, और अगर हो गए तो फिर कौन सा चलेगा। लेकिन अगर मैं दूसरी डेफिनेशन देने से पहले ऐसे कॉल कर दूं, तो ये बताओ क्या ये कॉल आगे वाली डेफिनेशन के लिए हो सकती है कभी? नहीं। तो ये कॉल के लिए इंटरप्रेटर अब तक जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है उसमें क्या डेफिनेशन लेटेस्ट है उसको ही पिक करेगा, आगे तो देखेगा नहीं, अभी तो इंटरप्रेटर आगे गया ही नहीं। तो इस कॉल के लिए कौन सी चलेगी फिर? ये वाली। और इस कॉल के लिए लेटेस्ट कौन सी होगी फिर? अब ये वाली। अब ये किसी लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है कि एक प्रोग्राम में एक फंक्शन की अलग अलग टाइम पर दो डेफिनेशन। शुरू के प्रोग्राम के हिस्से में फंक्शन ऐसे काम कर रहा है, आगे के प्रोग्राम के हिस्से में फंक्शन अब ऐसे काम कर रहा है। पाइथन में ये फैसिलिटी अवेलेबल कि आप एक ही फंक्शन को प्रोग्राम में कई बार डिफाइन करो, और जब कॉल करोगे उस समय के लिए जो लेटेस्ट डेफिनेशन थी वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाए। इन बातों को थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं।
चौथा वाला स्टेटमेंट का मीनिंग बता सकते हो क्या है? इसका मतलब है कि अभी आपने जैसे फंक्शन बनाया तो उसमें प्रिंट स्टेटमेंट लगाया। अब प्रिंट के अलावा और क्या क्या लिख सकते हो? हमने कहा आज तक क्या क्या पढ़ा है। प्रिंट के बाद हमने वेरिएबल डिफाइन करने का स्टेटमेंट, वो भी लिख सकते हो। यूजर से इनपुट लेने का, वो भी लिख सकते हो। इफ एल्स, वो भी लिख सकते हो। फॉर व्हाइल लूप, वो भी लिख सकते हो। लिस्ट, टपल, सेट, वो भी लिख सकते हो। तो आज तक जितने भी आपने स्टेटमेंट बनाने सीखे हैं पाइथन में, वो सब फंक्शन के अंदर लिखे जा सकते हैं। इवन आगे भी आप जो जो सीखने वाले हो, वो सब भी आप फंक्शन में लिख सकते हो। ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शंस तो होंगी कि कोई एक आधा स्टेटमेंट ऐसा होगा जो फंक्शन के अंदर अलाउड नहीं है, टॉप लेवल पे ही अलाउड है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट अभी तक जितना पढ़ाया गया है उसमें कोई नहीं। जितनी पाइथन पहले दिन से लेकर आज तक हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो जो आपने लिखना सीखा है सब फंक्शन के अंदर लिखा जा सकता है। आगे जाकर कुछ हैं स्टेटमेंट ऐसे जो फंक्शन में लिखने पर एरर आ जाती है, टॉप लेवल पे लिखोगे तो चलेगा। चलो, तो अब चौथे वाले पॉइंट से ही अपना आगे का सफर स्टार्ट करते हैं। आगे का सफर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन जो लास्ट बैच में किसी बच्चे ने पूछा था, अचानक से याद आ गया मुझे, आपको हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को और बेटर क्लियर करने। मैंने कोई फंक्शन बनाया, मैंने कोई वेरिएबल बनाया पहले, ठीक है, एक्स नाम का, जिसकी वैल्यू 10 कर दी। मैंने प्रिंट कर दिया एक्स। अब मैंने एक फंक्शन बना दिया एक्स नाम से ही, और यहाँ लिख दिया दिस इज एक्स फंक्शन। और यहाँ प्रिंट ही नहीं करा है मैंने। अब बताओ ये सही है गलत है? जिस नाम से मैंने बैरल बनाया है अपने प्रोग्राम में, क्या मैं उस नाम से फंक्शन बना सकता हूँ? हाँ बता सकते, दोनों अलग अलग। दूसरा फंक्शन ये एक वेरिएबल है और एक फंक्शन है। अगर हम पेरेंट्स सही लगा देंगे तो फिर वो क्या चलेगा। चलो समझ लेते हैं। तो मतलब ये फायदा हो गया, अचानक मुझे याद आ गई तो, है ना? तो एक्स या कोई भी वेरिएबल जिस नाम से बन चुका है, अगर आप उस नाम से हमारा फंक्शन बनाते हैं, तो अब वो नाम उस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा, ना कि वेरिएबल के। जनरल बात समझेंगे क्योंकि ये बात अधूरी है। जनरल बात ये है कि जिस नाम से जो लेटेस्ट डेफिनेशन है वो उसके लिए रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स अगर मैं इसके बाद ये लिख देता, तो अब एक्स फंक्शन नहीं माना जाएगा, अब एक्स वेरिएबल माना जाएगा। तो किसी भी एक नाम पर एट ए टाइम एक डेफिनेशन हो सकती है। अब वो डेफिनेशन वेरिएबल और फंक्शन दोनों की है, तो जो उस समय लेटेस्ट है, जिस समय यूज कर रहे हो, वो कौन है, वो उस समय वो माना जाएगा। इसका मतलब अगर मैं अब यहाँ प्रिंट एक्स कर दूं, तो ये एक्स वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 10 मानी जाएगी। और सर अगर मैं ऐसे कर देता यहाँ पे, तो अब प्रिंट एक्स कर दूं, मतलब मैं फंक्शन को प्रिंट करा रहा हूं, कॉल नहीं कर रहा हूं। फिर तो मतलब ये हो गया ना कि फंक्शन प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एक्स अब यहाँ फंक्शन हो गया ना, वेरिएबल कहाँ रहा, क्योंकि एक्स नाम से तो होगी डेफिनेशन। तो सर अगर मैं किसी फंक्शन को प्रिंट में लिख दूं, तो वो फंक्शन मेमोरी में जिस जगह लोड हुआ होगा उसका एड्रेस प्रिंट कर देगा, फंक्शन एक्स एट दिस एड्रेस। ठीक है? तो इस तरह से अगर आप सिनेरियो ऐसे बना दें और आपसे कहा जाए मैं तो भूल गया कि एक्स एक वेरिएबल, मैं तो एक्स को कॉल कर बैठा ये सोच करके एक्स एक फंक्शन है, तो अब बताओ क्या होगा? 10 कॉल हो जाएगा, एरर आएगी इस बार में। 10 इज नॉट कॉलेबल। 10 मतलब इंटीजर इज नॉट कॉलेबल।
इंटीजर कॉलेबल नहीं होता, कॉलेबल तो फंक्शन होता है। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं तो फ्लोट इज नॉट कॉलेबल, और अगर मैं ऐसे कर दूं तो स्ट्रिंग इज नॉट कॉलेबल। तो हमें जनरली अवॉइड करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने ऐसे कर दिया प्रिंट इक्वल टू 10, तो सब गड़बड़ होने वाली है। प्रिंट नाम से वेरिएबल मत बना देना, क्योंकि अब प्रिंट फंक्शन खत्म हो गया आपके प्रोग्राम में। अब प्रिंट कौन है? वेरिएबल हो गया है। चलो प्रिंट के साथ ऐसा नहीं करते, लेन के साथ ऐसा करके देखते हैं, खतरनाक हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर लाइन प्रिंट कराऊंगा, 10 हो गया। अब लेन फंक्शन कॉल मत कर लेना कि सर वो आपने पढ़ाया था कि जो लेन फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग की लिस्ट की लेंथ निकाल देता है। तो अब मैं यहाँ पे लेन लगा रहा हूँ और यहाँ लिख दिया मैंने ABC। मैं तो सोच के बैठा था 3 आएगा, तो लेन फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग की लेंथ निकाल कर दे देगा प्रिंट को, प्रिंट उसे प्रिंट करा देगा। लेकिन सोचो आपने लेन वेरिएबल बना रखा है, एरर आ गई, कह रहा है इंट को कॉल नहीं कर सकते आप, क्योंकि लेन अब वो फंक्शन नहीं है जो आपने पढ़ा था, अब तो वेरिएबल हो गया है। तो जितने भी लाइब्रेरी के अंदर फंक्शन है उस नाम से हमें वेरिएबल नहीं बनाना चाहिए। बना देने पर एरर नहीं आती, इस तरह के रिजल्ट आते हैं, तब एरर आएगी। लेकिन अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम कीवर्ड बना दूं तो उसी समय एरर है, आगे तक की नौबत ही नहीं आने देंगे। तो किसी भी फंक्शन के नाम के साथ भी यही रूल है कि जब आप कोई फंक्शन का नाम बनाते हो तो आप उसका नाम इफ नहीं रख सकते। ऐसे करके अगर आपने इफ रख दिया तो शायद मना कर देगा, देखते हैं चल जा, हो सकता चल ही जाए। नहीं भाई, नहीं चलेगा। इसका मतलब फंक्शन का नाम देने के भी वही रूल्स हैं जो वेरिएबल का नाम देने के रूल थे। फंक्शन का नाम कीवर्ड नहीं हो सकता, फंक्शन का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, फंक्शन के नाम में स्पेस नहीं आ सकता। वो रूल जो वेरिएबल में पढ़ाए थे मैंने आपको, वो सारे रूल यहाँ पे काम करेंगे। ये वाली बात ना लिख देते हैं। चलो फिलहाल आज तो नहीं, मंडे को मिलेंगे। मंडे को बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं फंक्शन के साथ। अब देखो, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। कायदे से अगर हम देखें तो आपने जो लाइब्रेरी के फंक्शन यूज करा दिए वो नहीं होने चाहिए थे, पहले फंक्शन का चैप्टर पढ़ाया जाना चाहिए था। लेकिन समस्या यह है कि फंक्शन का चैप्टर अगर मैं सबसे पहले पढ़ाऊं तो सबसे पहले मतलब पहले दिन ही हो गया फिर तो, क्योंकि प्रिंट फंक्शन तो पहले दिन ही आएगा। अब मुझसे पूछोगे प्रिंट फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या होता है, कहाँ से आया, क्या जवाब दूं मैं आपके लिए? यही कह सकता हूं कि लाइब्रेरी के अंदर रेडीमेड लॉजिक है जिसको फंक्शन कहते हैं। अदरवाइज तो पहले पहले दिन आके फंक्शन पढ़ो। अब जब फंक्शन पढ़ोगे तो फंक्शन के अंदर फिर बनाने पड़ेंगे मुझे वेरिएबल, इफ एल्स, फॉर व्हाइल, फिर कहोगे ये कहाँ से आ गए। तो बड़ा डिपेंडेंट चीजें हैं, मतलब ऐसा बड़ा मुश्किल है कि पहले वो पढ़ा दो जो किसी से मिलता जुलता नहीं है ना। फिर भी पाइथन ने बहुत कोशिश करी है अलग करने की। सी और जावा में बहुत मिक्स है, पहले दूसरे तीसरे प्रोग्राम में इतना है जो आप 6 महीने बाद समझ में आता, अच्छा ये था पहले दिन। शुरू में तो रट रहे होते हो आप कि हैश इंक्लूड ये वॉइड मेन गेट सी है सीलर है सी आर, आज तक मुझे भी याद है अंदर क्या था मैं सब भूल गया, लेकिन इतना मुझे भी याद है सीन कि तो हेडर फाइल होती थी कॉनियो और स्टूडियो, मेन लगाते थे, आते ही लिखते थे CLR SCR और लास्ट में लगाते थे गेट सी एच। बीच में क्या था सब भूल गया मैं, बाकी सब याद है कि इतना प्रोग्राम लिखा है, इतना लिखा है, क्यों लिखा है, होता होगा कुछ ना कुछ। सी जब पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे कि क्यों लिखते थे सब बात। चलो ठीक है, मंडे को मिलेंगे।